इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये है इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन का कहना। अब क्या इंडिया सच में तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है या नहीं, ये तो आप अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, गवर्नमेंट के एक्शंस और लॉ एनफोर्समेंट से बता सकते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगी क्या इंडिया में कभी सच में डिक्टेटरशिप रही है या नहीं। इसे समझने के लिए हमें करीब 78 इयर्स पीछे जाना होगा, यानी आजादी से भी पहले जाना होगा, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे ये डिसाइड नहीं हुआ था। 1946 में इंडिया को समझ में आ गया था कि अब आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाना था जिसके हेड कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शंस में ज़्यादा सीट्स कांग्रेस ने ही जीती थी। और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। और क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 6 साल से। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उन्हें अगले 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बनने की परमिशन नहीं दी थी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए नॉमिनेशंस की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 थी। नॉमिनेशंस में 15 स्टेट्स यानी कि रीजनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा की गई थी, जहां पर गांधी जी की प्रेफरेंस के बावजूद भी 15 में से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट नहीं किया, जबकि 15 में से 12 ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नॉमिनेट किया था और 3 ने किसी का नाम ही नहीं लिया था। तब महात्मा गांधी ने आचार्य JB कृपलानी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर से नेहरू के लिए प्रपोजल ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, जबकि उन्हें ये पता था कि सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने की परमिशन थी। कृपलानी ने कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर्स को मनाया और नेहरू के लिए पार्टी प्रेसिडेंट के लिए प्रपोजल बनने के लिए उनका नाम प्रपोज किया। गांधी जी न्यू कि ये चीज़ गलत है और जिसके लिए उन्होंने नेहरू को समझाने की कोशिश करी, बट ही वॉज क्वाइट रिजिड और उन्होंने साफ बोल दिया कि वो किसी के भी साथ सबऑर्डिनेट रहकर, यानी कि किसी के भी नीचे रहकर काम नहीं करने वाले हैं। गांधी जी ने नेहरू की जिद को मान लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी की काफी रिस्पेक्ट करते थे, जिसके चलते उन्होंने अपना नॉमिनेशन बिना कुछ सोचे समझे वापस ले लिया और नेहरू के लिए पहला प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ कर दिया। तो यहाँ पर किसी चूजन डिजर्विंग कैंडिडेट को पीछे कर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाने को आप क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप, पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेसी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं आजादी के बाद के इंडिया में। हालांकि ये तो हम सबको पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन के साथ सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट 1950 में डिक्लेयर किया गया था। अब देखो, यहाँ पर एक सोवेरियन कंट्री वो होती है जिसके ऊपर दूसरी फॉरेन पावर नहीं होती है और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसकी एक खुद की टेरिटरी है और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। और एक रिपब्लिक कंट्री वो होती है जहाँ की पावर लोगों के हाथ में होती है या फिर उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के पास। लास्टली, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग सीधे तौर पर पावर को यूज करते हैं या फिर अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा किया जाता है जिससे कि ये गवर्निंग बॉडी बन सके, जैसे कि पार्लियामेंट। इसको रूल ऑफ मेजॉरिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो पावर है उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, बल्कि लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। अब सोवेरियन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का क्लेम तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन कभी कभार यहाँ के मिनिस्टर्स इंडिया को तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाते हैं। अब यहाँ पर एक कंट्री में डिक्टेटरशिप आने के 2 तरीके हैं। पहला तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, जैसे म्यांमार में हुआ था। दूसरा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या मिनिस्टर का ही डिक्टेटर बन जाना, जैसे हिटलर। अब थैंकफुली पहले तरीके से तो इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आई है, लेकिन दूसरे समय से थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी ने काले दिन जरूर देखे हैं, और वो थे इमरजेंसी के दिन। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, 1975 में जब वो इंडिया की खुद प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने तब के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए
इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने को कहा। और फिर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हुए फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को बिना किसी वार्निंग के आधी रात को इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हम कह सकते हैं कि इंडिया ने उस टाइम पर डेमोक्रेसी का मर्डर होते हुए देखा था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था, तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। पहले 1962 और 1971 में चाइना और पाकिस्तान वॉर के साथ में डिक्लेयर की गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने जनरल इलेक्शंस में भारी तरीके से जीत हासिल करी थी, क्योंकि उन्होंने प्रो पुअर और लेफ्टिस्ट पॉलिसीज जैसे कि बैंक्स की नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स को अबॉलिशन से भारी सपोर्ट जीता था। इंडिया में ना प्रीवी पर्स एक तरह की पेमेंट थी जो महाराजाओं की फैमिलीज को गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी। ये उनके इंडिया के साथ 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंटीग्रेट होने का एग्रीमेंट और फिर 1949 में अपने स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने के एग्रीमेंट का हिस्सा था। और उस टाइम पर इंदिरा जी ने कैबिनेट पर ऑटोक्रेटिक कंट्रोल यानी कि तानाशाही रखी हुई थी। उनका गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल था। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर ने इंडिया की जीडीपी को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। इंडिया ने बहुत सारे ड्रॉट यानी कि सूखा, ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा जो स्ट्राइक की गई थी रेलवे वर्कर्स की, उसको भी गवर्नमेंट ने बहुत कड़ी तरह से दबाया था। इवन जुडिशियल मैटर्स में भी इन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की लोकसभा जो इलेक्शंस थे उनको माल प्रैक्टिसेस के चलते वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। देखो 1971 में इंडिया के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहां पे राजनारायण ने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में कंटेस्ट किया था, जो कि रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस के मेंबर थे। इंदिरा गांधी को रायबरेली से 2-1 मार्जिन से पॉपुलर वोट से रीसिलेक्ट किया गया और उनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस ने इंडियन पार्लियामेंट में स्वीपिंग मेजॉरिटी जीती। लेकिन यहाँ पर राजनारायण ने उनके खिलाफ एक पेटिशन डाला कि उन्होंने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, मशीनरी को अपने इलेक्शंस के फायदों के लिए यूज किया है और रिश्वत ली है। नारायण ने स्पेसिफिकली इंदिरा गांधी जी पर ये चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने इलेक्शंस में अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कैंपेन में यूज किया था अपने कैंपेन की एक्टिविटीज में, जबकि वो तो गवर्नमेंट के पेरोल पर थे। और फिर 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल ने इंदिरा जी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में गिल्टी पाया था और फिर उनके रायबरेली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस हुए थे उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड करने से 6 साल तक के लिए बैन लगा दिया गया। अब यहाँ पर जो ब्राइबरी वाला जो केस था उसको तो डिसमिस कर दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी जी को जो इलेक्शंस के टाइम पर गवर्नमेंट की मशीनरी, रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए यूज करने में गिल्टी पाया गया था। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कांग्रेस को इंदिरा जी को अपनी ऑफिशियल पोस्ट से रिप्लेस करने के लिए 20 दिन का टाइम दिया था और यहीं से इमरजेंसी का रूट कॉज माना जाता है। और तब जयप्रकाश नारायण ने गवर्नमेंट को हटाने की मांग रखी। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम के प्रोग्राम को लीड किया। उन्होंने पुलिस और मिलिट्री से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को मानने से मना किया। और जब इंदिरा गांधी ने ये सब देखा और समझा कि उनके लिए अब सब चीजें खराब होती जा रही है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और तुरंत ही सभी मेजर अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी जैसे लीडर्स इंक्लूड थे। इवन इमरजेंसी को अपोज करते हुए जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। और सिर्फ यही नहीं, सिविल लिबर्टीज को भी काफी बुरी तरह से रोका गया। प्रेस की फ्रीडम छीन ली, न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनीज को रातों रात बंद कर दिया और जो भी पब्लिश किया जाता था उसकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से पास कराना पड़ता था। इवन इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज करते हुए इंडिया की पॉपुलेशन को कम करने के लिए फोर्सफुल मास स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी कराई, जिसमें करीब 1 साल में 60 लाख से ज्यादा इंडियन मेल्स को स्टेरिलाइज किया गया था, जो कि हिटलर के लीडरशिप में नाजिस में जो लोगों को स्टेरिलाइज किया गया था उससे 15 गुना ज्यादा था। इवन 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे गलत ऑपरेशंस की वजह से। नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया, दिल्ली के स्लम्स को तोड़ दिया गया, लोगों को पुलिस ने बिना किसी ट्रायल के डिटेन किया, कर्फ्यूज लगाए गए, लोगों का जो ह्यूमन राइट्स था उसको वायलेट किया गया, छीना गया। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए, जैसे कि इमरजेंसी के दौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया गया बिना किसी
पार्लियामेंट के प्रोसीजर के, जिस वजह से पहले इंडिया एक सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था और अब एक सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि आर्टिस्ट तक को नहीं बख्शा गया। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के कुछ दिन बाद ही तब के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला, जो कि इंदिरा गांधी जी के क्लोजली रिलेटेड थे, वो चाहते थे कि बॉलीवुड उनका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर 20 पॉइंट प्रोग्राम को प्रमोट करे, जिसके लिए आईएनबी मिनिस्टर ने काफी सारे फिल्म मेकर्स को कॉल किया गवर्नमेंट का प्रो एजेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन किशोर कुमार, जो कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी के जो रिजीम था उसके क्रिटिक रहे थे, उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा ट्राई किया गवर्नमेंट ने उनसे मिलने के लिए, तो उस चीज को उन्होंने अपना हेल्थ का रीजन देते हुए मना कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ही ब्रॉडकास्टर्स आकाशवाणी और दूरदर्शन ने उन्हें बैन कर दिया और एंड में आकर किशोर दा को अपनी हार माननी पड़ी और गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इमरजेंसी को आज तक इंडिया का डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। इवन कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी इसको आज तक की सबसे बड़ी मिस्टेक मानते हैं। और इस इमरजेंसी का रिजल्ट ये रहा था कि जब 1977 में इंदिरा गांधी ने पूरी जनता का मूड ना पढ़ते हुए इलेक्शंस अनाउंस किए थे और सभी लीडर्स को रिलीज किया था, तो उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इवन उनके बेटे भी बहुत बुरी तरह से हार गए थे और इवेंचुअली जनता पार्टी ने इलेक्शंस जीते, जहां पर मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो कि इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब सिर्फ इमरजेंसी के बेसिस पर तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक अच्छी पीएम थी या नहीं, क्योंकि उनके इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस भी रहे हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, बैंक्स की नेशनलाइजेशन और प्रीवी पोज। अब 1975 से अब तक तो थैंकफुली ऐसी कोई सिचुएशन अब तक नहीं आई है और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही है या नहीं, लेकिन मिनिस्टर्स तो जेल जा रहे हैं, वो भी इलेक्शन से पहले। और मीडिया क्या कर रही है इसके बारे में भी हम सब जानते ही हैं। तो क्या डिक्टेटरशिप आने वाली है? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।